नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। हमने ये पिक्चर देखी थी, धोलावीरा किले का उत्तरी प्रवेश द्वार था। सभ्यता के बारे में जाना हमने किस तरीके से, और किस ये टाइमलाइन देखी थी। यहाँ पे सिंधु सरस्वती सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनके बारे में हमने जाना था लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे गांव से नगर, यानी कि गांव से नगरों की तरफ लोग कैसे आकर्षित होते रहे। ठीक है। पंजाब आज भारत और पाकिस्तान में विभाजित। देखो, पहले भारत मतलब जो पाकिस्तान था वो भी किसका पार्ट था? हमारा इंडिया का ही। तो पंजाब जो कि आज क्या भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में लाहौर वाला कराची, लाहौर, ये सब। और भारत का जो है पंजाब, इसमें चंडीगढ़ वगैरह ये सब हमारा जो पार्ट आ जाता है। और सिंध, अब पाकिस्तान के विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सिंचित करती हैं। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, यानी कि जो उसके साथ में मिल जाती हैं कुछ नदियां, छोटी छोटी नदियां। एक होती है पूरी बड़ी नदी, जैसे गंगा की, जो गंगा नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ठीक है। तो उनके विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सिंचित करती हैं। सिंधु नदी ने इन मैदानों को उपजाऊ और कृषि के अनुकूल बनाया। हमें भी पता है कि हमने लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था अपनी, कि मैदानी इलाकों में जो फसल होते वो बहुत अच्छी होती, क्योंकि वहाँ की जो मृदा होती है वो उपजाऊ होती है। इन मैदानों की पूर्व दिशा में कुछ सहस्त्राब्दियों पहले, यानी कि बहुत वर्षों पहले, एक अन्य नदी सरस्वती हिमालय की तलहटी से, यानी कि एक सरस्वती नदी थी जो कि अब क्या लुप्त हो चुकी है, अब वो हमें दिखाई नहीं देती। हिमालय की तलहटी से, जो कि किससे निकली थी? हिमालय से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती थी। चित्र 6.3 में देखेंगे हम इसे। ये देखो, यहाँ पे दे रखे हैं ना, मैं ये सारी नदी, ये देखो सरस्वती नदी आ रही है यहाँ से, ये ये सरस्वती नदी, ठीक है, कि कुछ क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती थी। 3500 सामान्य संवत पूर्व से इस पूरे क्षेत्र में गांव नगरों में परिवर्तित हो गए, और लगभग 2600 सामान्य संवत पूर्व में बढ़ते व्यापार और अन्य विनियमों के कारण नगर महानगरों में परिवर्तित हो गए। यानी कि जैसे जैसे व्यापार बढ़ता रहा, ऐसे ऐसे क्या होता रहा कि जो महानगर हैं, वो जो नगर हैं वो महानगरों में परिवर्तित हो गए। ठीक है। ये देखो, हमें यहाँ पे एक सहायक नदी की डेफिनेशन दे रखी है छोटी सी। वह नदी जो किसी बड़ी नदी में मिलती है। उदाहरणार्थ यमुना नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है। इस सभ्यता को पुरातत्ववेत्ताओं, जो पुरातत्ववेत्ता कौन होते हैं? जो रिसर्च करते हैं, जो इनके बारे में खोज करते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं ने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता जैसे नाम दिए। यानी कि ये एक ही सभ्यता के नाम अलग अलग दे रखे हैं, जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। हम इन सभी नामों का प्रयोग करेंगे। इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पा वासी कहते थे। क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोगों को या वहाँ के निवासियों को किस नाम से जाना जाता था? तो क्या? हड़प्पा वासी या हड़प्पाई। यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस विकास प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। यानी कि जो सबसे पहले जो शहर बसने शुरू हुए, महानगर नगर बसने शुरू हुए, वो कहाँ पर? सिंधु नदी के आसपास में ही बसने स्टार्ट हुए। वर्तमान में इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पा या हड़प्पावासी क्यों कहते हैं, ये देखेंगे, ध्यान रखें। वर्तमान में सभ्यता के निवासियों को हड़प्पा या हड़प्पावासी क्यों कहते हैं? इसका सीधा सा उत्तर है कि लगभग एक शताब्दी पहले, यानी कि 1920-21 में हड़प्पा इस सभ्यता से संबंधित पहला उत्खनित नगर था। जो हड़प्पा था उसी को ही सबसे पहले खोजा गया था, और शायद 1921 में 1922 में और 21 में शायद राखल दास बनर्जी, इन्होंने ही इसकी खोज करी थी। ठीक है। ये देखो, हमें एक चित्र दे रखा है सिंधु सरस्वती सभ्यता की कुछ प्रमुख बस्तियों का मानचित्र। पर्वत श्रृंखला द्वारा बनी प्राकृतिक सीमाओं को देखिए। ये देखो, यहाँ पे हमें सुलेमान
पहाड़ियाँ, ये हिंदू कुश, ये हिमालय का दे रखा है। अब ये देखो यहाँ पर ये जो नदी है सिंधु नदी, ये रही, है ना। ये देखो ये इसकी जो सहायक नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, है ना। ये सब किसमें मिल गई आके, एक सेकेंड, इसमें देखो यहाँ पे सतलुज, सतलुज के साथ ही इसमें कौन सी है, व्यास नदी। ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां। ये देखो पूरी सब ये सारी पांचों नदियां इसमें सिंधु नदी में ही मिल रही हैं, ठीक है। ये यहाँ के कुछ टाइम, ये उस टाइम के जो क्षेत्र होते थे, नगर होते थे, जैसे मोहनजोदड़ो, बालाकोट, चनूदड़ो, खिरसारा, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, ये सब क्या है हमारे सिंधु जो हड़प्पा सभ्यता है उसके कुछ नगर दे रखे हैं, ठीक है। ये गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पे लोथल, बगासरा, नागवाड़ा, धोलावीरा, ये यहाँ के, ठीक है बच्चों, समझ आया। अब देखेंगे, आइए पता लगा इस सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों को मानचित्र में दर्शाया गया है। क्या आप इन दर्शाए हुए नगरों को अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में दिए गए आधुनिक राज्य और प्रदेशों के साथ मिलान कर सकते हैं। ये देखो, ये हड़प्पाई नगर और ये आधुनिक राज्य या प्रदेश, इसको आप खुद करोगे, ये आपके होमवर्क में इसको मैच करना है। जैसे एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं, राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी कहाँ है हमारा, राजस्थान में। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे सरस्वती नदी के बारे में। ये हमें एक सरस्वती नदी का एक वो दे रखा है हमें ब्लॉक, उसके बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र, मानचित्र पृष्ठ 89 पर चित्र 6.3 में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को दर्शाया गया, जो कि मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताई हैं। ये नहीं, ये वो 5 नदियां हैं, कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इन नदियों के किनारे विकसित हुए थे। सरस्वती नदी, जिसे आज भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा, यानी कि भारत में किस नाम, भारत में इसे घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा, अतः इसे घाघरा हाकरा भी कहा जाता है के नाम से जाना जाता है, के किनारे भी अनेक पुरास्थल मिले हैं। आज यह एक मौसमी नदी है जो मात्र वर्षा ऋतु के दौरान ही बहती है, यानी कि जो घग्गर हाकरा नदी है वो जब वर्षा होगी तभी बहेगी, वरना वो सिर्फ एक मौसमी नदी रह गई। अब सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है, इसके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली एक नदी, दोनों रूपों में पूजा गया है। बाद के ग्रंथों में इस नदी के सूखने और अंततः लुप्त हो जाने का वर्णन मिलता है, यानी कि पहले ये नदी हमने अभी भी पढ़ा था कि ये पहले हरियाणा के, गुजरात के इन राज्यों में बहती थी, लेकिन अब ये जो अब का समय है वर्तमान में ये लुप्त हो चुकी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नगर योजना, यानी कि वहां पर जो इनके किनारे शहर बसे हुए थे, वहां पर किस तरीके से लोग रहते थे, किस तरीके के मकान बने बने हुए थे, ये सब के बारे में जानेंगे। हड़प्पा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये मेन शहर थे, मेन नगर थे किसके, हड़प्पा सभ्यता के। ये कहाँ है, अब जो अब पाकिस्तान में है। इस सभ्यता के सबसे पहले 2 नगर हैं जिनकी खोज खोज लगभग 1 शताब्दी पूर्व 1924 में की गई। सिंधु नदी के मैदान में बहुत से पुरास्थल मिले हैं, पुरास्थल मतलब जहाँ पर हमें पुरातत्व चीजें यानी पुरानी चीजें मिली हैं, जिसके कारण इस सभ्यता को आरंभ में सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है। कौन सी सभ्यता कहा गया है इसे, सिंधु घाटी की सभ्यता। बाद में अन्य प्रमुख नगर जैसे धौलावीरा गुजरात में, धौलावीरा कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में पड़ेगा। गवेरवाला
गवेरीवाला पाकिस्तान के चोलिस्तान मरुस्थल में, और सैकड़ों छोटे स्थल जैसे गुजरात में लोथल की खोज की गई। ये जितने भी थे ना, हमने एक पिक्चर में भी देखे थे ये वाले, ये सब किसके वो है पार्ट, ये सभ्य, ये हमारे हड़प्पा सभ्यता में आते थे। कुछ की खुदाई भी की गई। इस प्रकार की खोजें आज भी जारी हैं। यह रोचक है कि सरस्वती नदी की द्रोणी में, यानी कि बेसिन में, न केवल दो महानगर राखीगढ़ी और गवेरीवाला, बल्कि छोटे छोटे अनेक नगर जैसे हरियाणा में फरमाना, राजस्थान में कालीबंगा और कुछ अन्य नगर, हरियाणा के दो नगर भिराना और बनावली भी आते हैं। निसंदेह मानचित्र में पृष्ठ 89 पर चित्र 6.3 दिए गए चित्र क्षेत्र में पुरास्थलों की सघनता स्पष्ट दिखाई देती है, जो कि हमने अभी अभी देखी है। आइए विचार करें। आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा और आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि हमने इसका प्रयोग नहीं किया है। मानचित्र पर दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि घाटी शब्द का अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि यह सभ्यता सिंधु क्षेत्र से बहुत आगे तक फैली हुई थी, है ना। यानी कि ये सिर्फ सिंधु क्षेत्र में ही सिमट के नहीं रह गई, ये काफी आगे तक फैली हुई थी। अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए जाते थे, यानी कि उन्हें अच्छे से बनाने की कोशिश, एक योजना बना के प्लानिंग करके तब बनाया जाता था। उन नगरों में चौड़ी सड़कें थी। पृष्ठ 92 पर चित्र 6.4 और 6.5 देख लेते हैं एक बार। ये देखो, थी ना ये चौड़ी सड़कें, ये देखो, जो सामान्यतः चारों दिशाओं की ओर उन्मुख होती थी। अधिकांश, यानी कि चारों दिशाओं की तरफ जाने का रास्ता था। अधिकांश नगरों के चारों ओर किलेबंदी की गई। किलेबंदी क्या होती थी? आमतौर पर सुरक्षात्मक उद्देश्यों से किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बनाई गई एक विशाल दीवार, यानी कि एक बड़ी दीवार बना देते थे, जिससे कि क्या, वो किलेबंदी हो जाती थी, उस पर कोई भी बाह्य आक्रमण नहीं कर सकता था। और नगर के दो विशिष्ट भाग मिलते थे। एक ऊपरी नगर, जहाँ संभवतः अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, यानी कि अच्छे शासक प्रशासक हो गया, कोई पुरोहित हो गया, है ना, इस तरीके के लोग, जो पुजारी वगैरह ये सब होते थे, ये कहाँ रहते थे हमारे, ये अभिजात वर्ग में आते हैं। और ये कहाँ रहते थे? ऊपरी नगर में। और निचले नगर में कौन रहते थे? जहाँ साधारण लोग रहते हैं, ठीक है, यानी कि एक तरह से मिडिल क्लास फैमिली रहती थी, जहाँ पे जो सिर्फ खाना कमाने ये रह गया था। लेकिन जो ऊपरी नगर में रहते थे, वो जो उस टाइम के अधिकारी या शासक है, जिसको भी हम उस समाज का मुखिया बना देते थे, वो, या फिर पुरोहित और पुरोहित वगैरह ये रहते थे। यहाँ देखो, हमें दे भी रखा है अभिजात वर्ग के बारे में। यहाँ यह शब्द समाज के उच्च स्तर जैसे शासक, अधिकारी, प्रशासक और प्राय पुरोहित या पुजारी को संदर्भित करता है। कुछ बड़े भवनों का उपयोग सामूहिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। जो बड़े बड़े भवन होते थे, उसका उपयोग किस लिए किया जाता था? सामूहिक, समूह के उद्देश्य के लिए। उदाहरणार्थ उदाहरणार्थ गोदाम, जहां परिवहन किए जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था, यानी कि एक गोदाम होता था। ये कला हमने आज भी अपना रखे कि हमारे पास, हमने किसी भी चीज़ की दुकान खोली या कोई भी हम काम कर रहे तो हम उस चीज़ का स्टॉक अपने पास रखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ होता था, जो जो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली चीज होती थी, उनका ये गोदाम में स्टॉक रखते थे। सड़कों और गलियों में विभिन्न आकारों के निजी घर मिलते हैं। रोचक बात यह है कि बड़े और छोटे घरों के निर्माण की गुणवत्ता एक समान मिलती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो छोटे घर हैं उनके लिए अलग ईंटें आ रही हैं और बड़े घर के लिए अलग, एक ही तरह की चीजें मिलती यूज होती थी। सामान्यतः उन भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। कुछ संरचनाओं के निर्माण का उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय हो सकता है, जैसे मोहनजोदड़ो। पृष्ठ 93 पर चित्र 6.6 का प्रसिद्ध महास्नानागार एक छोटा और विस्तृत स्नानागार है, जिसका आकार 12x7 है, 12/7 है। देखो, स्नानागार ये रहा, यानी कि 12, ये हिस्सा हो गया हमारा 12 और ये 7। ये हमारा क्या बनाया गया? एक विशाल स्नानागार। देखो, इसमें इधर से भी सीढ़ियां आएंगी, इधर से भी आ रही हैं, इधर से भी और इधर से भी। सबसे ऊपर जमाई गई ईंटों पर जल रोधक सामग्री जैसे डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमिन की परत चढ़ाई गई है।
स्नानागार के चारों ओर छोटे छोटे कमरे मिलते हैं, उनमें से एक कमरे के अंदर कुआं मिला है। समय समय पर स्नानागार के पानी को खाली करने के लिए कोने में एक नाली भी है। इस स्नानागार को स्वच्छ पानी से समय समय पर भरा जाता था। अब ये नहीं पता किसी को भी कि किस लिए वो ज्यादातर यूज होता था, लेकिन कुछ सिर्फ एक अंदाजा लगाया गया है कि जो स्नानागार है ये किसी विशेष उत्सव पे या इन पर यूज होता था। ये देखो छोटे छोटे घर, ये ईंटों के जो घर बने हुए हैं ना। इसके निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा? पुरातत्ववेताओं ने अनेक संभावित व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं, जैसे सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानागार। सार्वजनिक स्नान मतलब सब लोग एक साथ स्नान करें। केवल राजसी परिवार के लिए स्नानगार, या फिर कोई राजसी परिवार रॉयल फैमिली है उसके लिए। धार्मिक कार्यों के लिए होने वाला स्नानागार, जैसे कोई धर्म का दान पुण्य का काम है कि भाई इस नदी में जाके या फिर इस स्नानागार में हमें स्नान करना है, उसके लिए बनाया गया हो। हालांकि पहली व्याख्या अब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह पाया गया कि इस नगर के अधिकांश घरों में स्नानागार बने हुए थे। हाँ मतलब उस टाइम तो यही लगता था सबसे पहले जब हमें ये बात पता चली, लेकिन जैसे जैसे पुरातत्वविद और खोज करते गए उन्हें कई घरों में और भी ये स्नानागार मिले हैं बने हुए। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि एग्जैक्ट रीजन था क्या। आइए पता लगाएं। अंतिम दो व्याख्याओं के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या आप कोई अन्य व्याख्या सोच सकते हैं? ये आप क्लास में देखेंगे इसे। इस विषय में हमारे पास इतिहास के अन्य स्रोत नहीं है, जैसे ना कोई शिलालेख, ना कोई ग्रंथ, ना किसी यात्री का विवरण। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें जल प्रबंधन के बारे में कि यहाँ का जल प्रबंधन कैसा था। हड़प्पा वासी जल प्रबंधन और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। ये जो साफ सफाई, देखो यहाँ पे कितनी साफ सफाई दिखा रखी है, तो वो बहुत ज्यादा इस चीज को महत्व देते थे। अनेक घरों में स्नान के लिए अलग स्नानागार हुआ करते थे। नगर जल निकास प्रणाली से जुड़े हुए थे, यानी कि जो घरों की नालियां होती थी या ये कैसी मेन नाली से जुड़ी हुई होती थी कि भाई गंदगी ना फैले, जो साधारणतः सड़कों के नीचे होती थी। और ये किसके नीचे बनी होती थी? जैसे आजकल तो ऊपर ही बनी होती, लेकिन ये उस टाइम पे सड़कों के नीचे बनी होती थी, जिनमें अपशिष्ट जल बहता था। लोथल में जल निकास प्रणाली, ये देखो, ये लोथल का एक चित्र है। मोहनजोदड़ो में लोग ईंटों से बनाए कुओं से पानी निकाला करते थे, किंतु अन्य क्षेत्रों में तालाब, पास के झरनों और मानव निर्मित जलाशयों से पानी लेते होंगे। धोलावीरा में गुजरात के कच्छ के रण में 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है। ठीक है, जलाशय क्या होता है? विशाल प्राकृतिक या कृत्रिम स्थान जहां जल का भंडारण किया जाता है। आइए पता लगाएं। कक्षा की गतिविधि के रूप में किसी फीते से अपनी कक्षा, विद्यालय के गलियारे या जो उस क्लास का या स्कूल में जो खेल का मैदान होता है उसकी लंबाई मापे और धोलावीरा के इस विशाल जलाशय की लंबाई से इसकी तुलना करनी है। ठीक है, धोलावीरा में पत्थरों और यहाँ तक कि चट्टानों को काटकर कम से कम 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया था। ये देखो, ये पत्थर और चट्टानों को काटकर बनाया गया है। ये 33 मीटर लंबा विशाल जल का जलाशय है ये देखो, है ना। इनमें से अधिकांश को कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नालियों से जोड़ा गया है, यानी कि जो सड़क के अंदर नालियां थी उनसे जोड़ा गया है। आइए विचार करें। जलाशयों के इस प्रकार के निर्माण के लिए आवश्यक श्रमिकों की बड़ी संख्या के बारे में सोचिए कि भाई उस टाइम पे भी कितने श्रमिक होते होंगे। आपके विचार से उनके कार्य को सुनियोजित करने के लिए निश्चित निर्देश किसने दिए होंगे, यानी कि जो मेन प्लानिंग बनाई होगी वो किसने बनाई होगी, है ना। आपके विचार में जैसे आज के टाइम में इंजीनियर हो गए, है ना, तो उस टाइम पे ऐसा क्या क्या था जो लोग करते थे? आपके विचार में उन्हें उनकी मजदूरी के लिए भुगतान कैसे किया गया होगा? मतलब या तो पैसे में, पैसे तो उस टाइम पे उस तरीके से थे नहीं, मुद्राओं का प्रचलन था ही नहीं, तो कैसे किया गया होगा? या तो कोई सामान देकर या फिर सोने चांदी का कोई सिक्का देकर, इस तरीके से वो पैसे का भुगतान करते होंगे। चूंकि समय समय पर जलाशयों की सफाई करना आवश्यक था, इसलिए क्या उनके रखरखाव के लिए कोई स्थानीय प्राधिकारी थे, जैसे कि आज होते हैं, जैसे नगर पार्षद, नगर पालिका में। इस नगर के शासक और नगर प्रशासन के बारे में इससे हमें क्या संकेत मिलते हैं? कल्पना कीजिए और अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। पुरातत्ववेत्ता भी इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं और उनके उत्तर सदैव निर्णायक नहीं होते। ठीक है।
हड़प्पा वासी क्या खाते थे? हड़प्पा वासियों ने अपनी अनेक बस्तियां बड़ी और छोटी नदियों के किनारे बसाई थी। यानी कि जो उन्होंने अपनी बस्तियां बसा रखी थी वो बड़ी और छोटी नदियों के किनारों पर बसाई हुई थी। वो किस लिए कि वहां पर जो अगर वो खेती करते हैं तो वहां की जो जमीन है वो कैसी थी, उपजाऊ। यह सिर्फ जल स्रोतों तक आसानी से पहुंचने के लिए ही नहीं बल्कि कृषि की दृष्टि से भी एक औचित्यपूर्ण विकल्प रहा होगा, क्योंकि नदियां अपने आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। पुरातात्विक खोजें दर्शाती हैं कि हड़प्पावासी दलहन दलहन क्या होते हैं, फसलों की श्रेणी जिसमें सेम, मटर के दाने और दालें होती हैं। अनेक किस्म की सब्जियों के अतिरिक्त जौ, गेहूं, कुछ मोटे अनाज, बाजरा और कभी कभी धान जैसे खनि अनाज की खेती करते थे। यूरेशिया में कपास उगाने में भी वे सर्वप्रथम थे। यानी कि जो यूरेशिया वाला जगह वहां पर वो कपास उगाने में भी सबसे आगे थे, यानी कि सबसे पहले थे जिसका उपयोग वे कपड़ा बुनने में किया करते थे। उन्होंने हल सहित खेती के कई उपकरण बनाए। ये देखो, ये हल किसी आकृति में है ना, ये तो इन्होंने ये खुद बनाए थे उपकरण, जिनमें से कुछ का उपयोग आधुनिक समय में भी किसानों द्वारा किया जाता है। यानी कि मॉडर्न टाइम में अभी भी ये चीज है। मिट्टी से निर्मित हल का लघु प्रतिरूप। ठीक है। यह गहन कृषि गतिविधि सैकड़ों छोटे ग्रामीण स्थल और गांव द्वारा संचालित की जाती थी। अभी की तरह तब भी ग्रामीण क्षेत्रों से पर्याप्त कृषि उपज प्रतिदिन उपलब्ध होने पर ही नगर जीवित रह सकते थे। हड़प्पा वासियों ने मांस के सेवन के लिए अनेक पशुओं को पाला और मछलियों के लिए वे नदियों, समुद्रों पर निर्भर रहते थे। जो हड़प्पा वासी थे इन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया था, क्योंकि इन्हें ये मांस का क्या करते थे, सेवन, और मछलियों के लिए वो नदियों और समुद्रों पर निर्भर रहते थे। खुदाई में बड़ी संख्या में पाई गई पशुओं की हड्डियों और मत्स्य जीवाश्म से इसका पता चलता है। हड़प्पा वासियों के खाना पकाने के पात्रों में क्या होता था? मिट्टी के पात्रों की वैज्ञानिक जांच से कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जिसमें प्रत्याशित दुग्ध उत्पादन, अप्रत्याशित जैसे हल्दी, अदरक और केले दोनों प्रकार के अवशेष हैं। यानी कि हमें दुग्ध उत्पादन का भी अवशेष मिलता है और हल्दी, अदरक और केले के उत्पादन का भी। स्पष्ट है कि उनके भोजन में बहुत विविधताएं थीं। यानी कि बहुत अलग अलग, विविधता मतलब क्या होता है, अलग अलग चीजें होना। मान लीजिए कि आप हड़प्पा के घर में खाना पकाते हैं, आप ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर कौन से व्यंजन बनाएंगे? ठीक है। अब है सक्रिय व्यापार। यानी कि उस समय जो व्यापार किए जाते थे, है ना, किस तरीके का काम करते थे ये लोग। हड़प्पा वासी न केवल अपनी सभ्यता में, यानी आसपास या बहुत दूर के अन्य नगरों में, बल्कि भारत के भीतर और बाहर की अन्य सभ्यता और संस्कृति के साथ भी सक्रिय रूप से व्यापार किया करते थे। यानी कि ट्रेड करते थे ये, एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरी देश में। उन्होंने आभूषणों, लकड़ी, दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं, संभवतः सोने एवं कपास, और कुछ खाद्य वस्तुओं का निर्यात किया। यानी कि अब जहां पर जो ये हड़प्पा सभ्यता वाला नगर था ना, जितने भी नगर थे ये वहां से दूसरी जगहों पे क्या करते थे, निर्यात करते थे जो चीजें यहाँ पर ज्यादा होती थी, जैसे कि कोई आभूषण बनाना या सोने और कपास की कुछ खाद्य वस्तुएं। उनके सर्वाधिक प्रिय आभूषण कार्नेलियन के मोती थे, जो अधिकतर गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग के अल्प मूल्यवान पत्थर होते थे। यानी कि गुजरात में उन पत्थरों की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन लोगों को वो बहुत ज्यादा आकर्षित करते थे, वो कार्नेलियन के मोती। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा उनके निर्यात होते थे। हड़प्पा के कारीगरों ने उनमें छेद करने की तकनीक भी विकसित की थी, ताकि धागे को डालकर उन्हें तरह तरह से सजाया जा सके। उन्होंने शंखों से बहुत सुंदर चूड़ियां भी बनाई। चूंकि शंख का खोल सख्त होता है, अतः उन चूड़ियों को बनाने के लिए परिष्कृत तकनीक की आवश्यकता भी होती होगी। यानी कि जो जो उस तकनीक को अच्छे से जानता होगा वही वो कर सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि हड़प्पा वासियों ने निर्यातित वस्तुओं के बदले में किस वस्तु का आयात किया। कि जो हड़प्पा वासी थे उन्होंने जो निर्यात, जो उनके यहाँ पे चीजें बनती थी या आभूषण बनते थे, उनका जैसे वो निर्यात करते थे, तो आयात कैसे, मतलब दूसरे देश से वो आयात भी तो करते होंगे, जो चीजें उनके यहाँ बनती होंगी उन्हें खरीदते होंगे। संभवतः यह तांबा भी हो सकता है, क्योंकि यह धातु सामान्यतः
उनके पास बहुतायत में उपलब्ध नहीं थी। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वहां पर तांबा बहुत कम मात्रा में होता था, तो वहां पर जो तांबा नहीं होता था वो दूसरे देशों से क्या करते थे, आयात करते थे। ठीक है, आइए पता लगाएं। हड़प्पा वासी मुलायम धातु तांबे की कलाकारी में कुशल थे। हड़प्पा वासी थे वो मुलायम धातु तांबे की कलाकारी में, यानी कि वो तांबे की मुलायम धातु होती थी तांबा, तो इसको कलाकारी में इससे वो अलग अलग तरीके की चीजें बना लेते थे। तांबे में टिन मिलाने पर कांस्य धातु बन जाती थी। अगर हम तांबे में टिन मिला देते वो क्या बन जाती है, कांसा बन जाता है उसका, जो तांबे की तुलना में कठोर होती है। हड़प्पा वासियों ने उपकरण और बर्तन बनाने में कांसे का उपयोग किया। बाद में हम इसकी बनी कुछ छोटी प्रतिमाएं देखेंगे। ये देखो, ये कुछ चीजें इन्होंने बना रखी हैं यहाँ पे। ये देखो क्या, हड़प्पा का हाथी दांत का कंघा जो ओमान के तट पर पाया गया। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा का जो हाथी दांत का कंघा था वो कहाँ पाया गया, तो वो ओमान में पाया गया, ओमान के तट पर पाया गया। उन्होंने इस तरह के व्यापार, ये देखो यहाँ पे सूसा, वर्तमान ईरान में ये जगह सूसा है, उसमें खुदाई में प्राप्त कार्नेलियन मनके ये होते थे, कार्नेलियन मनके, जो कि कहाँ हमारे यहाँ कहाँ मिलते थे, गुजरात में। उन्होंने इस तरह के व्यापार को संचालित करने के लिए स्थल मार्ग और नदियों तथा अधिक दूरवर्ती गंतव्यों के लिए समुद्री रास्तों का उपयोग किया। यानी कि जब वो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो किसका उपयोग करते थे, जाने के लिए समुद्री रास्तों का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई बस, कार, प्लेन ये सब तो थे नहीं, तो क्या करते थे, समुद्री रास्तों से ही जाते थे, या फिर नदियों का मार्ग हो गया, स्थल मार्ग, पैदल पैदल। यह भारत की प्रथम गहन समुद्री गतिविधि थी। वास्तव में गुजरात और सिंध के तटवर्ती क्षेत्रों में कई हड़प्पाई बस्तियां स्थित हैं। जो गुजरात और सिंध के तटवर्ती क्षेत्र कौन से होते हैं, जो समुद्र के तट पर बसे हुए शहर होते हैं, नगर होते हैं, वो कई हड़प्पाई बस्तियां स्थित हैं। गुजरात में स्थित एक लघु बस्ती लोथल में आश्चर्यजनक रूप से 217 मीटर लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई का एक विशाल बेसिन पाया गया है। इसकी लंबाई फुटबॉल के 2 मैदानों से थोड़ी अधिक है। इस बेसिन में बंदरगाह जैसी संरचना अवश्य रही होगी, जिसका इस्तेमाल नावों के माध्यम से वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए किया जाता होगा। भाई हमने देखा है ना, अभी भी यही होता है, बंदरगाह हमारे देश में अभी भी हैं। भाई एक दूसरे से या एक देश से दूसरे देश में सामान ले जाने के लिए, लाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, आयात और निर्यात के लिए। इस प्रकार के व्यापक स्तर के व्यापार में यह आवश्यक था कि व्यापारी अपने सामान को और एक दूसरे को पहचाने। अनेक बस्तियों की खुदाई में मिली हजारों की संख्या में छोटी मोहरों का मुख्य उपयोग यही रहा होगा। ये मोहरें एक मुलायम पत्थर स्टीएटाइट की बनी थी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये मोहरें किसकी बनी होती थी, एक मुलायम पत्थर होता था जिसे हम क्या बोलते थे, स्टीएटाइट। क्या बोलते थे, स्टीएटाइट, जिन्हें गर्म करके कठोर बनाया जाता था। इनका माप केवल कुछ सेंटीमीटर है। देखो ये विशाल बंदरगाह, ये कहाँ का है, लोथल का, कितना बड़ा है ना। सामान्यतः इनके ऊपर जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, किंतु इन पर लेखन प्रणाली के कुछ संकेत भी मिलते हैं। ये देखो बना रखे हैं ना ये चित्र यहाँ पर। इस लेखन प्रणाली और पशुओं के चित्रों के प्रतीकों के अर्थ को अभी समझा जाना बाकी है, पर यह निश्चित है कि ये किसी प्रकार के व्यापार की गतिविधियों से संबंधित है। जैसे हम कोई चिन्ह लगा देते हैं किसी को भी इस तरीके के, जैसे हमारा जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है उसके 3 जो पट्टियां, उसमें एक पट्टी में बीच में क्या है, नीले रंग के है ना, चक्र है। इस तरीके से ये क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। तो ऐसे उस टाइम पे व्यापार के लिए यूज किए जाते होंगे। ये देखो, ये हमें दे रखा है, ये एक श्रृंगी पशु है, ये बैल का चित्र है, और ये सींग वाले बाघ को दर्शाते हड़प्पा की कुछ मोहर है। ये सींग वाला बाघ है, देखो। आइए पता लगाएं, कुछ लेखन संकेतों के साथ हड़प्पा की इन 3 मोहरों को देखते हुए आपके मन में क्या विचार आता है, क्या आप इनकी कोई व्याख्या देना चाहेंगे। अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके। प्राचीन जीवन, पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित और उपयोग की गई अनेक वस्तुओं को
सामने लेकर आए हैं। ये देखो, ये पुरानी कुछ वस्तुएं हैं। ये ये क्या है? एक कांस्य दर्पण, एक पकी मिट्टी का पात्र, जो कि किससे बना है? कांस्य दर्पण पहले क्या चीज बनाई गई कांस्य को बनाने के लिए? तांबे में टिन को मिलाया गया। ये भार तोलने के लिए, जैसे आज हमारे जैसे सब्जी वाले फल वाले क्या रखते हैं? वाट रखते हैं, बट रखते हैं ना। उस टाइम ये क्या चलते थे? इस तरीके के पत्थर। ये ना अंदाजा होता था कि भाई ये 250 ग्राम का है, या 1 kg का है, या 2 kg का है। तो उस हिसाब से ये तोलते थे। एक कांस्य छेनी, दोनों धोलावीरा से प्राप्त ये छेनी है। ये कहाँ से मिले हमें? धोलावीरा से। ठीक है। ये हमारा क्या है? पक्की मिट्टी, टेराकोटा का पात्र। 25 सेंटीमीटर की लंबाई। ये देखो, ये किसकी तरह लग रहा है? जैसे हम आज का क्या है, लूडो गेम खेलते हैं ना, उसकी तरह ये ने। तो 25 सेंटीमीटर की लंबाई वाले एक पत्थर पर उकेरा गया खेल बोर्ड। धोलावीरा से हमें ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। धोलावीरा से। लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी मिट्टी की सीटी, करनपुरा राजस्थान से प्राप्त। हड़प्पा वासियों ने, ये रही ये सीटी। हड़प्पा वासियों ने, ये कहाँ से प्राप्त हुई हमें? करनपुरा, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। वयस्कों और बच्चों दोनों के मनोरंजन के लिए अनेक खेल तैयार किए। ठीक है। ये देखो, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक वस्तुएं कुछ। एक छोटी मूर्ति जिसे प्राय पुरोहित राजा, इसे हम क्या, पुरोहित राजा, जैसे ये क्या है, इन्होंने शॉल ओढ़ रखी है इस तरीके से, है ना। जैसे कश्मीरी शॉल पे डिजाइन होता है इस तरीके की। यद्यपि यह मालूम नहीं है कि यह प्रतिमा किसकी है। स्वास्तिक दर्शाती हुई मोहर। ये देखो, यहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है। इसी तरीके से तो बनाते हैं हमारे यहाँ स्वास्तिक भी, है ना। ये इस पे उल्टा दिखा रखा है वैसे। ये होता है हमारा स्वास्तिक। ठीक है। शक्तिशाली पशुओं से घिरे ऊंचे स्थान पर बैठे त्रिमुख देवता को दर्शाती मोहर। ये रहा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की एक लघु कांस्य प्रतिमा। ये एक नर्तकी, यानी कि डांस करने वाली नर्तकी, नृत्य करने वाली है। 10.8 सेंटीमीटर ऊंची है। नमस्ते की मुद्रा में बैठी एक पकी मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति। एक पात्र पर प्यासे कौवे की कहानी को दर्शन चित्र। ये देखो, जिसमें वह पात्र के निचले हिस्से से जल पीने के लिए एक चतुर तरीका निकालता है। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त। आइए विचार करें। पृष्ठ 100 और 101 पर दर्शाई गई वस्तुएं इस अध्याय में चित्रित अन्य वस्तुओं को देखते हुए क्या आप उन गतिविधियों और जीवन के पक्षों का पता लगा सकते हैं जो हड़प्पा वासी के लिए महत्वपूर्ण है? ये भी आप खुद से करेंगे। आइए पता लगाएं। लोथल के पात्र पर दर्शाई गई कहानी को पूरा कीजिए। आपके विचार से इस कहानी को 4000 से अधिक वर्षों से क्यों याद किया जाता होगा? ये भी आप होमवर्क में करेंगे बच्चों। नर्तकी की लघु प्रतिमा पर विचार कीजिए। इस लघु प्रतिमा की भाव भंगिमा से आप क्या समझते हैं? पूरी बाह को ढकने वाली उसकी उन चूड़ियों को ध्यान से देखिए जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में अभी भी महिलाएं पहनती हैं। इस अध्याय में आपने और कहां पर इस तरह से चूड़ियां पहनने को चिन्हित किया है? इससे हमें क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? अब हम पढ़ेंगे अंत और नई शुरुआत, यानी कैसे हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ और फिर कैसे और दूसरी नई शुरुआत हुई। 1900 सामान्य संवत पूर्व के इस के आसपास इस सिंधु सरस्वती सभ्यता की सभी उपलब्धियों के बावजूद उसका ह्रास हो गया। ह्रास मतलब उसका खात्मा होने लगा। इसके नगर एक के बाद एक खाली होते गए। यदि कोई निवासी वहां रहे भी तो उन्होंने परिवर्तित वातावरण में ग्रामीण जीवन शैली को अपनाया, यानी कि वहां से वो चीजें वो करके दूसरी जगह रहना शुरू किया, या फिर वहीं पर ही थोड़ा सा चेंज करके। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती सरकार या प्रशासन अब विद्यमान नहीं रहा। धीरे धीरे हड़प्पावासी हजारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी बस्तियों के रूप में बिखर गए। यानी कि छोटी छोटी बस्तियों का क्या बनता चला गया? एक ग्रुप बनता चला गया, छोटा छोटा छोटा, है ना। आइए विचार करें। हड़प्पावासी ग्रामीण बस्तियों में लौट गए क्योंकि किसी नगरीय नगरीय जीवन शैली की तुलना में ग्रामीण जीवन शैली
भोजन तथा जल तक सहज पहुंच प्रदान करती है। यानी कि नगरों की बजाय ये चीजें कहाँ ग्रामीण शैली में ज्यादा मिलती हैं हमें। तब से लेकर अब तक नगर भोजन और कभी कभी जल आपूर्ति के लिए गांव पर निर्भर रहते हैं। जो नगर है वो किस पर रहते हैं, गांव पर ही। आज भी ऐसा ही होता है, जो जितनी भी खेती की जाती है सब कहाँ गांव में की जाती है। और जो नगर के लोग रहते हैं, गेहूं, अनाज, चावल, जौ, मटर, मक्का, धान, इन सब के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, गांव पर, ग्रामीण क्षेत्रों में। इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, पुरातत्वविदों ने इसके अनेक कारण बताए हैं। बहुत समय पहले सोचा गया कि युद्ध या आक्रमण ने इन नगरों का विध्वंस किया होगा, कि किसी दूसरे देश के जो शासक प्रशासक थे या फिर सेना थी, उन्होंने इस पर आक्रमण किया होगा या फिर कोई युद्ध हुआ होगा। लेकिन युद्ध या आक्रमण के कोई निशान हमें नहीं मिलते। जहां तक प्रमाणों की बात है, हड़प्पा वासियों ने वास्तव में कभी भी कोई सेना या युद्ध के हथियार नहीं रखे। यह अपेक्षाकृत एक शांतिपूर्ण सभ्यता प्रतीत होती है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है, वो अपनी शांति के लिए भी जानी जाती है। वर्तमान में दो कारणों पर सहमति है। पहला क्या है, 2200 सामान्य संवत पूर्व से विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाले जलवायु संबंधी परिवर्तनों से वर्षा में कमी और शुष्कता की स्थिति उत्पन्न हुई। यानी कि वर्षा में कमी होने लगी थी कब से, 2200 सामान्य संवत पूर्व से। विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाली जलवायु, जो जलवायु वो प्रभावित करने लगी, इससे क्या परिवर्तन हुआ, वर्षा में कमी और शुष्कता यानी ड्राइनेस आ गई। इसने कृषि कार्य को अधिक कठिन बनाया होगा, नगरों की और खाद्य आपूर्ति में कमी आई होगी। दूसरा क्या था, सरस्वती नदी का मध्य बेसिन सूख गया। और आज के डेट में जो सरस्वती नदी है वो लुप्त ही हो गई। वहां कालीबंगा और बनावली जैसे नगर अचानक छोड़ दिए गए। इसमें अन्य कारण भी रहे होंगे, लेकिन ये दो कारण हमें याद दिलाते कि हम अपने कल्याण के लिए अपनी जलवायु और पर्यावरण पर कितने निर्भर हैं। ठीक है। यद्यपि नगर लुप्त हो गए, लेकिन हड़प्पा की संस्कृति और प्रौद्योगिकी अधिकांशतः बची रही और यह भारतीय सभ्यता के अगले चरण में पहुंच गई, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पता करेंगे। सो बच्चों, ये चैप्टर हमारा हो गया आज कंप्लीट। कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस। तब तक के लिए नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।